नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। श्रद्धा मर्डर केस यानी वो मामला जिसकी गूंज पिछले 10 दिन से पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, जिसकी गूंज गुजरात के चुनाव में भी है। लेकिन आज उस मर्डर केस में हुआ है सबसे बड़ा खुलासा, और खुलासा यह हुआ है कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी तारीख 23 नवंबर थी, साल 2020 था, जब श्रद्धा ने पालघर के तुलिंज थाने में जाकर चिट्ठी लिखकर बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे अपनी जान को लेकर खतरा है। उस चिट्ठी में श्रद्धा ने साफ साफ लिखा था कि आफताब उसकी जान ले सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वही आफताब जिसने कोर्ट को बताया कि उसने जो भी किया वो तो उसने अचानक गुस्से में आकर कर दिया, लेकिन श्रद्धा की चिट्ठी से आफताब की साजिश की पोल खुल गई है। साफ पता चल गया है कि आफताब तो लंबे वक्त से श्रद्धा को टुकड़े करने की साजिश रच रहा था। तो सवाल ऐसे में अब महाराष्ट्र पुलिस को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर उसने श्रद्धा की चिट्ठी के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की, अगर की तो क्या कार्रवाई की। तुलिंज पुलिस ये दलील दे रही है कि श्रद्धा ने बाद में अपनी शिकायत वापस ले ली थी, लेकिन श्रद्धा ने ये शिकायत जो है वो तो 19 दिसंबर को वापस ली। मतलब ये कि शिकायत देने के बाद 27 दिन पुलिस के पास थे। इन 27 दिन का पुलिस कोई हिसाब देगी? क्या कर रही थी पुलिस 27 दिन तक? आखिर वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस के दबाव में श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ली? ये वो तमाम सवाल हैं, और इन सवालों को लेकर महाराष्ट्र के मौजूदा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले सुनिए आप उन्होंने क्या कहा। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। तो आज हुंकार में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। क्या श्रद्धा की हत्या में महाराष्ट्र पुलिस को भी गुनहगार ना माना जाए? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ मौजूद होगा, मैं आपका परिचय कराऊंगी। इस वक्त हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं, जो शिवसेना उद्धव गुट वाली जो शिवसेना है उसके नेता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मेहमान और साथ ही पूर्व पुलिस अधिकारी वो भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन पहले जरा किशोर तिवारी जी का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। किशोर तिवारी जी, क्यों ना सवाल पूछा जाए महाराष्ट्र पुलिस से कि आखिरकार 27 दिन तक शिकायत पर सो रही थी क्या महाराष्ट्र पुलिस? ये तो पत्र है वो गंभीर, और मैं महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री है और बात से सहमत बहुत, और आपने इसको राष्ट्रीय स्तर पर मैं तो ये मांग। सर आवाज सही नहीं आ रही है, अब बेहतर करना पड़ेगा हमें ऑडियो। आपका ऑडियो जो है वो जरा कट कर आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। इसको जरा ठीक कर लीजिए कनेक्शन को। देखिए मामला जो है वो बेहद गंभीर है, और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये चिट्ठी जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, ये चिट्ठी दरअसल श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को लिखी थी। ये कोई आम चिट्ठी नहीं है, ये शिकायती चिट्ठी है जो बाकायदा श्रद्धा की तरफ से पालघर पुलिस को जाकर सौंपी गई थी। और सवाल बड़ा इसीलिए है कि इस चिट्ठी में बाकायदा, अंग्रेजी में लिखी गई ये चिट्ठी है, इसमें बाकायदा यहां तक लिखा है, टुडे ही ट्राइड टू किल मी, आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। अब अगर कोई किसी पर जानलेवा हमला कर रहा है, कोई बाकायदा पुलिस को यह जानकारी दे रहा है कि इस शख्स से मुझे जान का खतरा है, ये शख्स मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स कह रहा है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, और सिर्फ ये शख्स अकेला नहीं है बल्कि इसके परिवार के जो लोग हैं उनको भी इस बारे में जानकारी है। बावजूद इसके इस शिकायत को इतने हल्के में महाराष्ट्र पुलिस ने क्यों लिया, यह बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं आसिफ भामला साहब, वो मौजूद हैं। आसिफ भामला साहब, अगर महाराष्ट्र पुलिस वक्त रहते एक्शन ले लेती तो शायद आज श्रद्धा हमारे बीच होती। सर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये पूरा एपिसोड जो हम देख रहे हैं श्रद्धा का, और
मेरे 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 पास शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आज वो दिन याद आ रहे हैं जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। देखिए, हम सारा दोष पुलिस पर डालते हैं, लेकिन पुलिस भी जो है लाचार हो जाती है, नाकाम हो जाती है एक स्तर के बाद पर, जब तक उन्हें उनके आला नेताओं से ऑर्डर नहीं आते हैं। और आप ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र ही नहीं, सब हर शख्स इस चीज का गवाह था कि जब इनकी सरकार थी तो इनके पुलिस के जो है, चाहे वो वजह हो, देखिए मैं इस पर सियासत इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हकीकतन जो बातें हैं वो आपके मधु करना जरूरी है। नहीं सर, आप सियासत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पूरा बयान जो है वो सियासत की चाशनी में ही लिपटा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको खुलकर बोलना चाहिए। आप बताइए, आपको क्यों लगता है कि पुलिस से ज्यादा इसमें उस वक्त की जो सरकार थी वो जिम्मेदार है? उनके जो अधिकारी थे, अधिकतम आधे मजबूर थे, क्योंकि उन्हें जो फिरौती जमा करके उनके आला नेताओं को देना जरूरी था। अच्छा, चाहे फिर वो मुकेश अंबानी जी के घर की नहीं, मुझे जरा बोलने दीजिए, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। उनके घर की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, एक बहुत देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग जगत के मुकेश अंबानी जी के घर की सिक्योरिटी। तो ये सारे विषय इतने होने लगे कि स्वयं गृह मंत्री आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो इसके लिए देखिए, मुंबई पुलिस एक बहुत ही सक्षम पुलिस है, मैं इसे पूरा दोष नहीं दूंगा, लेकिन उसके भी अपने पैरामीटर्स है, उसके भी अपने इख्तियार है जिनके बाहर वो कदम नहीं रख सकती। और इतना जब एक लेटर आया कि भाई कार्रवाई जो है मौजूदा उसने मारने की कोशिश की, जब इतनी संजीदगी, इतना संज्ञान लेने वाला विषय था, और ये बहुत ही सीरियस विषय है, मामूली सर, ये बहुत गंभीर मामला है कि बाकायदा वो लड़की पुलिस को ये शिकायत दे रही है कि साहब इस शख्स ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, ये शख्स कह रहा है कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, और वो किया उस शख्स ने। खुद उसने अपना बाद में गुनाह भी कबूला कि हाँ 18 मई को उसी शख्स ने श्रद्धा को मौत के घाट उतारा। और जैसा कि वो धमकी दे रहा था श्रद्धा को, जो श्रद्धा ने उस चिट्ठी में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है, वही टुकड़े टुकड़े कर इस शख्स आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने बाद में उसके शव को ठिकाने भी लगाया। ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कोकड़े इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं रौनक कोकड़े से। रौनक, क्या जवाब दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से? 27 दिन तक इस मामले पर क्या एक्शन लिया पुलिस ने? जी देखिए, मुख्य तौर पर रोमाना अगर देखा जाए तो अब इस पूरे मामले है ना, खास तौर से चिट्ठी मीडिया में सामने आने के बाद अब इस पर राजनीति जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी और ऐसे वक्त सरकार ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया और उनके पुलिस प्रशासन की तरफ ज्यादा सरकार का ध्यान नहीं था और वसूली करने में पुलिस प्रशासन ज्यादा लगा हुआ था, इसीलिए आज इस तरह की घटना जो है वो सामने निकल कर आई है। राजनीति का पार्ट अगर छोड़ भी दिया जाए तो मुख्य तौर पर अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस वक्त जो उस पुलिस स्टेशन में जो पीआई हुआ करते थे, जो डीसीपी, वहां पर जो ऑफिसर्स थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या एक्शन लिया, और अगर एक्शन नहीं लिया है तो क्या उन पर मौजूदा सरकार कोई एक्शन लेने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, बड़ा सवाल है। जो बात आप कह रहे हैं ना कि साहब अगर तब पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, तब अगर वो राजनीतिक दबाव में थे, जिस तरीके के आरोप आसिफ भामला साहब तब की महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगा रहे हैं, तो अब क्या ऐसे पुलिस वालों पर एक्शन लिया जाएगा? आगे इस पर आसिफ भामला साहब से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी जी, बीजेपी के नेता आसिफ भामला हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम करती कैसे? पुलिस तो दरअसल अपनी पॉलिटिकल आकाओं के लिए उगाही में लगा रखा था ना महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने। इनकी सरकार है, मैं तो कहूंगा कि इस पे पूरी बात साफ होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। पीआई ने अगर काम नहीं किया तो तुम सरकार और राजनीति करोगे? मामला इतना संगीन है आसिफ बापला, कि आपसी बापला, मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप कहेंगे कि पिछले सरकार का दोष है। अगर मैं कहूं कि आपके सरकार का दोष है, आप भी सरकार में हैं, तो ये कैसा होगा? ऐसा नहीं है। जो मामला हुआ है उसमें पुलिस थाने की अगर कोताही है, पीआई की कोताही है, तो उस पर एक्शन होनी चाहिए। किशोर तिवारी जी, आसिफ भामला साहब आरोप ये लगा रहे हैं कि दरअसल ये मामला कोताही के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ये मामला देखना चाहिए कि पुलिस वाले तो बिजी थे ना आपकी सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में जो मंत्री थे, उनके लिए उगाही के काम में आपने लगा रखा था पुलिस वालों को। पुलिस वालों के पास टाइम ही कहा था कि वो जनता की सेवा कर सकें। अरे मैं बात करता हूं कि ये वसूली के आदेश, अभी हमारे संजय राउत का जो ऑर्डर आया कोर्ट का,
अनिल देशमुख का कोर्ट का ऑर्डर आया, इन्हें फंसाया गया, इन्हें बदनाम किया गया, ये बात साफ हो गई है। देखिए, ये जो थाना है जहां पर श्रद्धा ने कंप्लेंट की थी, वहां मेरे कोई राजकीय नेता ने कोई हस्तक्षेप किया हो तो बताओ। आसिफ आमला बैठ गए यहाँ आके। क्या विषय लेते हैं, क्या विषय है और क्या विषय ले रहे हैं? ये प्रवक्ता है, ये क्या, ये ऑफिशियल प्रवक्ता है शिवसेना के? अरे ये जानना चाह रहा हूँ। प्रवक्ता हूँ आसिफ आमला में, आप ऑफिशियल हूँ, आप अनऑफिशियल हो। अरे मेरी बात तो सुनो, आप इसमें क्यों मचल गए? अरे श्रद्धा के मर्डर केस में, श्रद्धा के कंप्लेंट में क्या आप संजय राउत की बात कर रहे हैं? आपको ये संजीदगी पता है विषय की? आप विषय कहाँ का कहाँ ढकल रहे हैं? अरे भाई, यहाँ एक बेटी की, राजनीति पे मैं ले गया या तुम ले गए? जान चली अरे गई, भाई बेवकूफ, यहाँ एक बेटी की जान चली गई, बेवकूफी तो आपने बताई। करके उसको फ्रीजर में रखा गया। आपका होम मिनिस्टर तो बराबर बोला कि जो जवाबदार है उस पर कार्रवाई करो, जो जवाबदार है उस पर कार्रवाई करो। एक सेकंड, आप लोग दोनों बोलेंगे तो किसी की बात दर्शक नहीं समझ पाएगा। मैं आसान करती हूँ इस डिबेट को, मैं आसान कर रही हूँ इस डिबेट को। एक सेकंड किशोर जी, आपके पास आऊंगी। सर, आपके पास आ रही हूँ। आसिफ हमला साहब, आप सीधे तौर पर इस वक्त क्या आरोप लगा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि श्रद्धा की जान जाने के लिए जिम्मेदार उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार है, आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप की बात नहीं है यहां पर। जब चर्चा होती है, जब जांच पड़ताल का विषय आता है तो कई तत्व निकलते हैं, उस पर कई पहलू को सुनिए। मैं चाहूंगा कि उनका फेडर डाउन करें क्योंकि मुझे फिर बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। कई सारे पहलू पर नजर किया जाता है और अमूमन हम ये देखते हैं कि कई ऐसे विषय जो आते हैं उस पर जो है उस पर देखिए सुनिए सर, उनका फेडर डाउन ही था। आप बेकार में कह रहे हैं उनका फेडर डाउन कीजिए। आपके कहने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। किशोर तिवारी जी प्लीज सर, आपके पास आऊंगी। सर सुन लीजिए आप आसिफ हमला को, उसके बाद जवाब के लिए आपके पास ही आऊंगे। आप दो ही लोग हैं सर, किसी का फेडर डाउन नहीं है। आप सुन लीजिए संयम से, फिर आपके पास आ रही हूं। आसिफ हमला साहब रखिए अपनी बात। इतना बड़ा हादसा हुआ जो एक पूरे देश को झुंझार गया। देखिए अब देखिए क्या कर रही है। तो आपने जो है हमने इस पर कई सारे पहलुओं को पर नजर रखनी चाहिए। आज जैसे गृह मंत्री ने कहा कि यदि योग्य वक्त पर तभी कार्रवाई कर दी गई थी और यही जब अरेस्ट कर दिया गया जाता आफ्ताब जैसे गुनहगार को, तो आज ये नौबत नहीं आती। नहीं तो आसिफ हमला साहब, अगर ये बयान आया है सर, अगर ये बयान आया है तो ये बयान जो है वो पुलिस की इनएफिशिएंसी तक भी तो सीमित रह सकता था ना। लेकिन इसको सीधे सीधे पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी की तरफ जब आप लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब तो आप महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। यही है ना पूरा मामला। क्योंकि किशोर तिवारी जी देखिए पॉलिटिकल आकाओं के लिए उगाई में जो लगी हुई थी बेचारी पुलिस क्या करती, मुझे आप बताइए। आपने वही बात है सर, फिर आप आरोप किशोर तिवारी पर लगा रहे हैं तो अब जवाब सुनिए। आपने आरोप लगा दिया खुलकर। ठीक है, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप उन्हें टारगेट दिए थे लॉ एंड ऑर्डर संभालने का, नहीं वो क्या भाड़ में। हमारा जो वक्त है हमें उसमें इतना टारगेट पूरा करना है। गृह मंत्री हो, उनके दो मंत्री जेल में गए हैं और उसके बावजूद भी आज भी ये हिम्मत कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए, किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए। पुलिस को आपने टारगेट दे दिया था उगाही का, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कैसे संभालती? जिम्मेदार पुलिस नहीं बल्कि जवाबदेही उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार की। कटघरे में आप यही कह रहे हैं आसिफ हमला। ठीक है, जवाब लीजिए आसिफ हमला साहब, संयम से। किशोर तिवारी आइए। उस पर भी आप टीका टिप्पणी करें, उस पर भी आप संजय राउत का विषय निकालें। शर्म आनी चाहिए इन्हें। देखो शर्म किसको आनी चाहिए ये तो जनता ही तय करेगी। मैं अभी बताता हूँ। अरे वो गरीब बच्ची किस हो सकता है, आपकी बेटी हो। आसिफ हमला साहब जब आप बोल रहे थे बीच में आपको कोई नहीं टोक रहा था सर, यही आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि अब आप भी संयम से जरा किशोर तिवारी जी का जवाब सुने। दोबारा आऊंगी आपके पास, प्लीज बीच में मत बोलिए। किशोर तिवारी जी आइए। कभी शांति से नहीं रहने देंगे, ध्यान रखना आप। ये देखो मैं अभी आपके चैनल पे बताता हूँ कि श्रद्धा वालकर की हत्या के लिए जो भी दोषी है उन पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने लापरवाही, अगर एक मिनट मुझे बोलने दो, पुलिस ने लापरवाही की तो पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बताता हूँ,
अगर होनी तो चाहिए, हम भी कह रहे हैं, देवेंद्र अरे फडणवीस मैं कह रहे बात अरे आसिफ आमला थोड़ा तो प्यार हुई से क्यों जरा नहीं? चुप बैठो। नॉट फेयर आसिफ आमला, नॉट फेयर। प्लीज बोलने दीजिए किशोर तिवारी को, वरना आपका फेडर मुझे डाउन करवाना पड़ेगा। नॉट फेयर आसिफ आमला। बोलने लायक किशोर नहीं तिवारी है जी ये आइए। तो। सर जनता को तय करने दीजिए कौन बोलने लायक है कौन नहीं। किशोर तिवारी जी आइए। नहीं ये देखो तय कर दिया जनता ने। ये देखो ये लोग इसी प्रकार का तथ्यहीन बातें कर कर विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए जिस थाने के अंदर श्रद्धा वालकर ने कंप्लेंट लॉन्च की थी वहां कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ होगा या उगाही का कोई मामला आया होगा तो आशीष आमला कहे कि सरकार वहां पर वहां के अधिकारियों को काम करने नहीं दे रही थी। अगर 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 कुछ इसमें कोताही हुई है और कुछ हुआ है तो कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूं ना कि इसमें राजनीति कितनी योग्य है। देखो 2020 के अंदर कार्रवाई भी होती तो वो 1 महीना 2 महीने में बाहर आ जाते क्योंकि धमकी का मामला था। लेकिन 2022 में वो भी एंड में हत्या होती है जिसके सर्कमस्टांसेस पूरे अलग होते हैं। उसके बाद वो लड़की लिव इन में रहती है तो आप मेरी सरकार को दोष देंगे? आसिफ आमला इसको बोलते हैं दिवालियापन। आपके दिमाग का दिवालियापन हो गया है कि आपको रात दिन महाविकास आघाड़ी नजर आती है। अरे हम तो तुम्हारा हिसाब कर देंगे लेकिन तुमने जो बोला है कि हम वसूली करते थे ये करते थे तो हमारा कोई तो आरोप जो सिद्ध करके बताओ। ठीक है सर मैं अभी यहाँ पर वसूली के आरोपों पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं इस डिबेट को डीरेल नहीं होने दूंगी। मैं आसिफ आमला साहब के पास चल रही हूँ। आसिफ आमला साहब जो आरोप आप लगा रहे हैं अगर मैं उन आरोपों में दम मानूं, अब आप मुझे ये बताइए आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, ऐसे पुलिस वालों पर आप क्या एक्शन लेंगे जो अपनी ड्यूटी भूलकर अपना फर्ज भूलकर पॉलिटिकल आकाओं के सामने नतमस्तक थे? उन पर एक्शन क्या लिया जाएगा आपकी सरकार की तरफ से? देखिए हमेशा मैं एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष देते हुए भी मेरी सहानुभूति पुलिस ने भी ली है क्योंकि हमेशा स्केप गोट जो है पुलिस ही बनती है। नहीं सर, तो इस वक्त सहानुभूति अगर किसी के साथ होनी चाहिए तो वो श्रद्धा वालकर है सर। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा वालकर के साथ आप सबकी सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं सर, इस वक्त अपने राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए यहाँ पर आप सिर्फ पुलिस को ढाल ना बनाइए। अगर पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की है जो साफ तौर पर नजर आ रही है तो जिम्मेदारी जवाबदेही पुलिस की तय होनी चाहिए। आप बताकर जाइए एबीपी न्यूज पर क्या एक्शन लिया जाएगा ऐसे पुलिस वालों पर। जी वो कंसर्न अधिकारी और डीसीपी जो उस पर्टिकुलर थाने का इंचार्ज है उन्हें जवाब दे तो ठहराना ही पड़ेगा कि भाई क्या आपने ये आगे अधिकारियों को दिया और क्या उन्होंने अपने गृह मंत्री को। और देखिए कैसे बात होगी आप बताइए कैसे बात करूं मैं, क्या जवाब दूं? उन्हीं से ले लीजिए जवाब। बीजेपी का भी जवाब उनसे ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जवाब उनसे ले लीजिए। ये बताओ आप भारतीय जनता सर ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है ना, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है भारतीय जनता ना। मैं आप दोनों के पास से आगे बढ़ रही हूँ। मैं रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी का रुख करूंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ रौनक कुकड़े कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासी आर पार का बनकर रह जाएगा? क्या वाकई में कोई श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए गंभीर है? अगर ये लापरवाही सामने आई है पुलिस की तरफ से तो क्या पुलिस की जवाबदेही तय होगी? ये तो अभी की सरकार पर डिपेंड करता है ना कि वो सवाल जवाब करे, जाने कि आखिरकार पुलिस ने लापरवाही अगर बरती तो क्यों बरती। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया रोमाना और यही तय कर देगा कुछ दिनों बाद अगर वाकई में जो सरकार है, जो देवेंद्र फडणवीस राज्य के गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी, अगर वो संवेदनशील है और जिस तरह का मामला श्रद्धा के साथ सामने आया उसके बाद अगर वहां पर जो मौजूद पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई ये सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि ये पूरा मामला क्या राजनीतिक बनकर रह जाएगा, केवल आरोप प्रत्यारोप ये सरकार जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है, इसी पर रह जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को अपनी कृति से दिखाना पड़ेगा और यही सवाल अब जो मौजूदा सरकार है उससे जो है अब लोग पूछने लगे क्योंकि जिस तरह का बयान देवेंद्र फडणवीस ने दिया है वो निश्चित तौर पर राजनीति करने वाला ज्यादा नजर आता है। उनका कहना है कि उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और पुलिस वाले जो है वो केवल पॉलिटिकल आकाओं के कहने पर ही काम किया करते थे, वसूली करने में लगे हुए थे। ये बयान जो है ज्यादा राजनीतिक दिखता है। अगर वाकई में देवेंद्र फडणवीस संवेदनशील है और ये मामला जितना संवेदनशील है तो निश्चित तौर पर उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए।
बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं आसिफ भामला साहब, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस बयान के जरिए, साफ करना होगा सर, जो सत्ताधारी पार्टी है, दल है, महाराष्ट्र सरकार है, उसकी नीयत क्या है? सिर्फ और सिर्फ पहले की उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा करना या महाराष्ट्र की बेटी श्रद्धा वालकर को इंसाफ दिलाना? और अगर नियत श्रद्धा को इंसाफ दिलाना है तो फिर पुलिस वालों पर एक्शन तो बनता है सर। बताइए एक्शन कब होगा ऐसे पुलिस वालों पर? दे सकता हूं रोमाना जी, मैंने सुना इसके पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, यकीनन पुलिस भी जवाबदेही है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये महाराष्ट्र की बेटी है श्रद्धा। और आप देखोगे आगे और आने वाले दिनों में न्याय प्रणाली किस तरीके से काम करे, क्योंकि न्याय की जो प्रणाली है सिर्फ न्याय का काम करने में जुटी हुई है। पुलिस को जो है, जो भी जवाबदेह है, चाहे वहां का जो सीनियर अधिकारी है, डीसीपी है, क्या उन्होंने आगे रिपोर्ट किया? और रिपोर्ट किया तो फिर उस पर जो है उन्होंने उन्होंने क्या रेसिप्रोकेशन किया, ये जानना बेहद जरूरी है। आज हमने बयान सुना आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का। आप देखते हैं और जानते हैं कि वो इस किस्म की जो कोताहियां हैं वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त करते नहीं। और आप देखोगे, मैं बहुत बड़ी बातें कहना नहीं चाहूंगा इस विषय पर, आगे ही 2-4 दिन में ये जो हकीकत है उसके तह तक इस महाराष्ट्र के मंत्री जी या आप महाराष्ट्र के सामने ये तमाम चीजों का पर्दा फाश करेंगे। और यकीनन महाराष्ट्र की बहुत शुक्रिया आसिफ भामला साहब, हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर कि जो आप कह रहे हैं एबीपी न्यूज पर वही आप करके दिखाएंगे, आपकी सरकार करके दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र की बेटी, देश की बेटी श्रद्धा वालकर को इंसाफ दिलाने का मुद्दा है। और वो इंसाफ तभी हो पाएगा जब ये सच सामने आएगा कि आखिरकार लापरवाही किसकी थी। अगर वक्त रहते एक्शन ले लिया जाता, क्योंकि 2 साल पुरानी 2020 की श्रद्धा की ये चिट्ठी है जो अब सामने आई है, जो उसने बाकायदा पुलिस को लिखी थी, जिसमें साफ शब्दों में उसने कहा था कि मुझे मारने की कोशिश की गई है, मेरे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है ये शख्स, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 27 दिन तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और फिर 27 दिन के बाद श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली। किस दबाव में, कौन था इस पूरे मामले के पीछे? सच का इंतजार देश को है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।